हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमने 6 क्लासें इससे पहले शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस की करी थी। अब हम देखते हैं यूनेस्को की साइट्स, जो यूनेस्को ने अपनी मूर्त विरासत और अमूर्त विरासत में कुछ धरोहर स्थल को रख रखा है। जैसे कि इसका ये काम होता है कि जितने भी प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब की रक्षा करने का कार्यभार यूँ बोल सकते हैं अपन, तो यूनेस्को ने संभाल रखा है। ये यूनेस्को इस कार्यभार को अच्छी तरह से देखती रहती है। तो आज हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा कि यूनेस्को यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको सबको दिख रहा होगा यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो फुल फॉर्म आपको इसका याद होना चाहिए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म हो गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें जो एजुकेशन का मतलब होता है शैक्षणिक, और साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक, ठीक है। और कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक। तो हमें शैक्षणिक चीज़ों के बारे में, वैज्ञानिक चीज़ों के बारे में और सांस्कृतिक चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि यूनेस्को जो होता है यह शैक्षणिक चीज़ें, शैक्षणिक स्थल, वैज्ञानिक स्थल और सांस्कृतिक स्थलों के बारे में बताता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट कि भारतीय यूनेस्को जो है, भारतीय यूनेस्को के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय यूनेस्को क्या है। तो भारतीय यूनेस्को की यदि हम जानकारी लेते हैं तो भारतीय यूनेस्को भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 43 मूर्त विरासत हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भारत में कुल कितनी मूर्त विरासत है। अब ये मूर्त विरासत का मतलब होता क्या है, तो इसमें मैं आपको मूर्त का मतलब बता दूं कि मूर्त मतलब जो भी स्थल हमें दिखाई देते हैं या फिर जो भी स्थल जिसे हम छू सकते हैं, वो होते हैं मूर्त विरासत। क्या होते हैं? मूर्त विरासत। इसमें धरोहर स्थल भी हम कहते हैं कि कुल मिलाकर भारत में कितने धरोहर स्थल है, तो हम बोल सकते हैं 43। इसके बाद जो 35 इसमें सांस्कृतिक स्थल आएंगे, 7 प्राकृतिक स्थल आएंगे और एक मिश्रित है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक का मिश्रण है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भारत में है। अब अमूर्त अलग आ गया है। तो अमूर्त का मतलब होता है जिसे हम ना तो छू सकते हैं और जिसे ना हम दे सकते हैं। वो हो जाएगी आपके 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला राज्य कौन सा है, तो आपका राज्य हो जाएगा, वो हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। सर्वाधिक यूनेस्को साइट वाला राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, जिसमें 6 यूनेस्को स्थल है। 5+1 अभी हम बताएंगे 5 कौन से और 6टा कौन सा है। तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक यूनेस्को स्थल है, तो आपको हो जाएगा महाराष्ट्र। और आपको इसमें वेरिया एमपी के तौर पर आपको एक यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म होता क्या है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म मैंने अभी हाल आपको बताया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। भारत में कितने साइट्स है,
तो भारत में यूनेस्को की कितनी साइट हो जाएगी? 43। कुल मिला के 43 साइट है, जिसमें 35 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है और एक मिश्रित है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। भारत में कितने सांस्कृतिक स्थल है? तो 35 है। भारत में कितने प्राकृतिक स्थल है यूनेस्को के द्वारा माने गए? तो 7 है। और भारत में एक मिश्रित स्थल है यूनेस्को के द्वारा। और भारत में कितने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं? तो 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं, जिनकी जानकारी हम लेने वाले हैं। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे हम देखते हैं, इसने बताया है कि भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य है। वेरी एमपी चीज़ है, आपसे पूछा जाएगा भारत कब से यूनेस्को का सदस्य बना? तो भारत 1946 में यूनेस्को का सदस्य बन चुका था। इसके बाद भारत में 14 नवंबर 1977 को इस सम्मेलन को स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो हम ये बताते हैं कि पहले जब भारत इसमें शामिल हुआ था, क्या इसने कोई भी सम्मेलन में स्वीकार नहीं लिया? तो हम बता सकते हैं कि हाँ, क्योंकि जब भी हम जितनी भी आगे की साइटें पढ़ने वाले हैं, विश्व धरोहर स्थल पढ़ने वाले हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि 1946 से 1987 तक कोई भी आपका एक भी इसमें विश्व धरोहर स्थल नहीं बना होगा। जितने भी विश्व धरोहर स्थल बने होंगे वो आपके 77 के बाद ही बने होंगे। सर्वाधिक यूनेस्को स्थल कहाँ पर है? आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक यूनेस्को स्थल कहाँ पर है, तो आप बता दोगे ये हो जाएगा इटली में सर्वाधिक। उसके बाद कौन सा आता है? तो उसके बाद आता है चीन। ठीक है, तो सर्वाधिक यूनेस्को स्थल कहाँ हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके इटली में। कितने हैं? तो 60। चीन में कितने हैं? 59। चीन में है 59। हमने अभी बताया विश्व धरोहर स्थल भारत में कितने हैं? 43। और सांस्कृतिक कितने हैं? वो है आपके कितने हैं सांस्कृतिक? तो आपके वो हो जाएंगे 15। ठीक दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक स्थल वाला शहर क्या दिया है उसने? सर्वाधिक स्थल वाला शहर कौन सा है? तो कार्डोबा, जो कि स्पेन में है। सर्वाधिक स्थल वाला शहर सर्वाधिक स्थल वाला शहर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कार्डोबा, जो कि कहाँ पर है? यह आपके स्पेन में। 30 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में संपन्न यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में यूनेस्को विरासत सूची में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को शामिल किया गया। आपसे पूछा जाएगा 2024 में कितने नए यूनेस्को साइट बनी है? तो वो बनी है आपकी कितनी? 24। कितनी बनी है? 24। 2024 में कितनी यूनेस्को साइट बनी है? तो 24 यूनेस्को साइट बनी है। अभी जो 2024 का यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर समिति के द्वारा, तो आपसे पूछा जाए कि विश्व धरोहर समिति के द्वारा अभी 2024 में कितनी धरोहर स्थल बनाए गए हैं, तो आप बता दोगे 24। कहाँ पर ये मीटिंग हुई थी? तो नई दिल्ली में। विश्व धरोहर स्थल में कितनी कंट्रियाँ शामिल है? तो आप ये भी बता देना, आपके लिए 21 कंट्रियाँ शामिल है। ठीक, कौन सा सत्र हुआ था? तो 46वां सत्र हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि इस सूची में 60 स्थलों के साथ इटली सबसे आगे है। और उसके बाद कौन सा है? 59 स्थल किसके हैं? चीन के। अभी हाल हमने ऊपर देखे हैं कि सबसे अधिक स्थल कहाँ पर है, तो वो है आपके सबसे अधिक स्थल हो गए इटली में, फिर आपके हो गए 59 चीन में। भारत की सूची में 43 स्थल आते हैं, ये भी हमने देखा है। सबसे नया कौन सा है? आपसे पूछा जाए कि सबसे नया स्थल कौन सा है, तो सबसे नया स्थल हो जाएगा असम का मोईदाम। कौन सा है? असम का मोईदाम। ये आपका 43वां स्थल बना है। ये अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली है। अहोम राजवंश की क्या है? माउंट दफन प्रणाली है। मतलब इसमें
वहाँ के जो राजवंश होते थे, पुराने ज़माने के राजवंश असम में, उनको किस प्रकार से दफनाया जाता था, वहाँ की अलग अलग ये प्रणालियाँ थी, तो उसके बारे में ये जानकारी मिलती है। तो भारत में भारत में यूनेस्को की 43वीं साइट कौन सी बनी है, तो आप बता दोगे असम का मोईधाम। असम का मोईधाम। ठीक दोस्तों, देखिए अब हम देखते हैं यूनेस्को स्थल। भारत के यूनेस्को स्थल। भारत में कितने यूनेस्को स्थल है, आपने अवेल बताया है। यूनेस्को स्थल आपके 43, जिसमें से 35 तो क्या है सांस्कृतिक, और 15 क्या है, 15 है आपके क्या है, आप बताएंगे मुझे। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। आप एक तरफ देख रहे हैं कि हमने विश्व धरोहर स्थल और राज्य और कुछ वर्ष उनके बारे में जानकारी देख रही है। तो इनके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहला जो विश्व धरोहर स्थल है वो आता है आगरा का किला। कौन सा आता है, आगरा का किला। आगरा का किला भारत का पहला अकबर द्वारा निर्मित, इसमें जहांगीर महल और खास खास महल भी हैं। भारत का पहला यूनेस्को स्थल कौन सा था, तो आप बता दोगे आगरा। यह कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। और ये कब शामिल किया गया है, तो 1983 में इसे शामिल किया गया था। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए ये सन भी जरूरी है, और राज्य आप तो याद रख ही लोगे आगरा कहाँ पर है। इसके लिए सबसे पहला भारत का सबसे पहला यूनेस्को स्थल कौन सा बना, तो आप बता दोगे आगरा का किला। आगरा का किला, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट आता है ताजमहल। कौन सा आता है, ताजमहल। ताजमहल में उसने क्या दे रखा है कि 1631 से 1648 के बीच इसका निर्माण किया गया। इसका निर्माण शाहजहाँ द्वारा किया गया था। और वास्तुकार कौन सा था, तो अहमद लाहोरी। अहमद लाहोरी अहमद लाहोरी इसका वास्तुकार था। ये आपको वेरी एमपी चीज़ याद रखनी है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो वो था अहमद लाहोरी, ठीक है। ताजमहल कहाँ पर है, तो ये भी उत्तर प्रदेश में हो गया आपके। इसे भी 1983 में शामिल किया गया था, ठीक दोस्तों। और इसमें जब आप ताजमहल के कभी करीब जाते हो, तो वहाँ जो ताजमहल में संगमरमर की चट्टानें जितनी भी जमी हुई है, उनके ऊपर छोटे छोटे अक्षर में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। तो पूछा जाता है वह अक्षर किस शैली में लिखे हुए हैं, तो आप बता दोगे पित्रा दयुरा शैली। पित्रा दयुरा शैली। पित्रा दयुरा शैली, ठीक दोस्तों। तो आप ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला जो नेक्स्ट आता है अजंता की गुफाएं। क्या आता है, अजंता की गुफाएं। यदि हम देखते हैं अजंता की गुफाओं को, तो अजंता की गुफाओं कुल गुफाएं कितनी है, तो आप बता दो। अजंता की कुल गुफाएं है आपके कितनी है, 29। वेरी एमपी चीज़ है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं, तो 29 गुफाएं। बौद्ध धर्म से संबंध रखती है ये। वकाटक वंश द्वारा निर्मित की गई है। किस वंश द्वारा निर्मित की गई है, बौद्ध धर्म से संबंध रखती है, वकाटक वंश द्वारा निर्मित की गई है। यह वाधुरा नदी के किनारे है। कौन सी नदी है, तो वो वाधुर्य नदी के किनारे है। इसकी खोज कब की गई थी, तो खोज की गई थी इसकी 1819। किसके द्वारा, तो फ्रेंस्को पेंटिंग्स के, कहाँ का खोज करता था ये, फ्रेंस्को पेंटिंग्स। फ्रेंस्को पेंटिंग्स कहाँ का था ये, यूएसए का। तो आपसे पूछे अजंता की गुफा की खोज किसने करी, तो फ्रेंस्को पेंटिंग्स ने की। कहाँ का था, अमेरिका का था। और 1819 में इसने खोज की थी। कुल गुफाएं यहाँ पर कितनी है, तो 29 से बौद्ध धर्म से संबंध रखती है। कौन सा वंश ने वो द्वारा निर्मित की गई, तो वकाटक वंश द्वारा इसे निर्मित की गई है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में हो गया। और 1983 में भी इसे शामिल किया गया था। अगला जो एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो एलोरा की गुफाएं आपको तो कहाँ दिख रही है, ये भी महाराष्ट्र में ही है। इसे भी 1983 में ही शामिल किया गया है। एलोरा की जो गुफाएं है, इसमें कुल कितनी गुफाएं है आपसे पूछा जाए, तो एलोरा की गुफाएं हो जाएगी आपके 34 कुल गुफाएं है। यहाँ पर कुल गुफाएं में से आप देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म की कितनी गुफाएं हैं, तो 12, 1 से लेकर 12 तक। गुप्त गुफा हिंदू धर्म से कितनी गुफाएं हैं, तो
आप बता दोगे कितनी है, तो 17। जैन धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं है, तो आप बता दोगे 5। ठीक है दोस्तों। बौद्ध धर्म से संबंधित आपके 12 गुफाएं, हिंदू धर्म से संबंधित आपके 17 गुफाएं हैं, और गुफा एक और जो रह गई अपनी जैन धर्म से संबंधित गुफाएं आपके 5 गुफाएं हैं। कौन से राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। कौन से शहर में है, तो औरंगाबाद संभाजी नगर में ये स्थित है। औरंगाबाद संभाजी नगर में ये स्थित है। इसे भी कब शामिल किया गया, 1983 में शामिल किया गया। ठीक दोस्तों, हम चलते हैं आगे। अगला जो हमें देखना है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये है आपके उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपके उड़ीसा में हो जाएगा। इसे 1984 में शामिल किया गया था। इससे पहले हमने 4 यूनेस्को साइट देखी हैं। चारों यूनेस्को साइट को आपको 1983 में उन्हें शामिल किया गया था। 5 जो आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे कब शामिल किया गया था, तो इसे शामिल किया गया था 1984 में। कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। पूछा गया क्वेश्चन है वेरिया एमपी, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो नरसिंह देव वर्मन। किसके द्वारा, नरसिंह देव वर्मन द्वारा इसे निर्मित किया गया। कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, कि पूछा गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वास्तुकला का उदाहरण है, तो आप बता दोगे कलिंग वास्तुकला का उदाहरण है। यह हमने देखा है कि यह गंग वंश क्या है, यह गंग वंश से संबंध भी रखता है। ठीक है दोस्तों। अगला हम देखते हैं महाबलीपुरम के स्मारक। महाबलीपुरम के स्मारक ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। कब शामिल किए गए, तो 1984 में इन्हें शामिल किया गया था। 1984 में इन्हें शामिल किया गया था। पल्लव वंश राजाओं द्वारा निर्मित किया गया महाबलीपुरम के मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो पल्लव वंश के द्वारा निर्मित किया गया। पंचरथ मंदिर आपसे पूछा जाए, पंचरथ मंदिर कहाँ पर है, तो महाबलीपुरम के मंदिर को हम पंचरथ मंदिर भी कहते हैं, तमिलनाडु में है। ये किस किस से संबंध रखते हैं, तो 5 पांडव जिन्हें हम पढ़ते हैं, धर्मराज, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल। ठीक है, और उनके सहदेव। और कौन सा हो गया, सहदेव, जिसे हम बोलते हैं या सहदेव। इसमें जो पांचवा जो आपका आता है रथ, वो इनकी पत्नी जो है द्रौपदी से संबंध रखता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो असम में है। ये इन्हें कब शामिल किया गया था, तो 1985 में इन्हें शामिल किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कहाँ पर है, ये एक सिंग वाले गेंडे से लिए प्रसिद्ध है। 1974 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे स्थापना की गई। नेशनल पार्क अभी हम पढ़ेंगे। और 2007 में इसे टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया। ठीक है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला हम देखते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो असम में है। इसे भी कब शामिल किया गया, तो 85 में शामिल किया, 1985 में से शामिल किया गया। और यदि हम देखते हैं कि यह 1973 यह जो है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में शामिल पहला रिजर्व था। यदि आपसे पूछे कि पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप बता दोगे मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस कहाँ पर है, तो असम में है। ठीक है, यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व है, तो आपका हो जाएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला हम देखते हैं नोवा जो है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा, राजस्थान में। कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान में। कब शामिल किया गया था इसे, तो 1985 में शामिल किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान का पूर्व नाम क्या था, तो इसका पूर्व नाम था भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। क्या नाम था, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य।
इसका पूर्व नाम था, ये आपको याद रखना है। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य नाम था? तो आप बता दोगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो आता है हम्पी, क्या आता है? हम्पी कहाँ पर है? तो हम्पी हो जाता है कर्नाटक में। हम्पी हो जाता है कर्नाटक में। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे यह स्थित है। 1986 में इसे शामिल किया गया। वेरी अहम चीज़ है। हम बताते हैं कि कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित 50 रुपए के नोट पर चित्रण किसका है? तो हम्पी कर्नाटक का है। वेरी एमपी। मैं आपसे अभी नीचे पूछूंगा 50 के नोट पर किसका चित्रण है, तो आप मुझे फट से बता दोगे। किसका आ जाता है? हम्पी के स्मारक कर्नाटक में जो आता है उसका आ जाता है। हम्पी ने विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी के रूप में कार्य किया। हम्पी ने क्या किया? विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी के रूप में, जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी अंतिम राजधानी क्या थी? तो आप बता दोगे हम्पी। कृष्णदेव निर्मित 50 रुपए के नोट पर इसका चित्रण बताया जाता है। सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय यानी कि खुली हवा का जो संग्रहालय है ये कहाँ पर बनने वाला है? तो आप बता दोगे हम्पी कर्नाटक में। कहाँ बनने वाला है? हम्पी कर्नाटक में। नेक्स्ट हम देखते हैं खजुराहो के स्मारक। खजुराहो के स्मारक, यह खजुराहो के जो स्मारक है वहाँ कम से कम 85 से लगभग मंदिर बने हुए हैं। और ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। कब इसे शामिल किया गया? 1986 में इसे शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो आप ये भी आप बात इसमें बता दीजिएगा। छतरपुर जिले में। कौन से जिले में है? छतरपुर जिले में यह स्थित है। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर को निर्माण किया गया। और हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध ऐसे धर्म हैं जिनके लिए मंदिर समर्पित है। ठीक है। खजुराहो का मंदिर किस किस धर्म के लिए समर्पित है? तो आप बता दोगे कौन कौन सा धर्म हो जाएगा? वो हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए समर्पित है। अगला आता है 12वां नंबर हमारा फतेहपुर सिकरी। ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सिकरी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। इसे कब शामिल किया गया था? 1986 में इसे शामिल किया गया था। विजय का नगर अकबर द्वारा निर्मित यहाँ पंचमहल और अनूप तालाब स्थित है। विजय का नगर आपसे पूछे कहाँ पर है? विजय का नगर आपसे पूछे कहाँ पर है? तो आप बता दोगे फतेहपुर सिकरी में। और अकबर द्वारा निर्मित यहाँ 5 क्या है? महल, पंचमहल कहाँ पर है? तो आप बता दोगे फतेहपुर सिकरी में। अनूप तालाब कहाँ स्थित है? तो आप बता दोगे फतेहपुर सिकरी में। ठीक है। अगला जो आता है कि गोवा के गिरजाघर व कॉन्वेंट। गोवा का गिरजाघर कहाँ पर है? तो गोवा में है। आप बता देना कहाँ पर है? तो गोवा में है। इसे भी कब? 1986 में शामिल किया गया। आप अगला बताएंगे कि गोवा जो है पुर्तगाल राजधानी रहे। इस शहर के चर्च एशिया में धर्म प्रचार का प्रतीक है। ऐसा कौन सा चर्च है जो एशिया में धर्म प्रचार के लिए प्रसिद्ध है? तो गोवा चर्च। कौन सा चर्च है? गोवा चर्च। अगला हम देखते हैं एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं हम देख सकते हैं। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं इसमें किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो राष्ट्रकूट वंश द्वारा इसे निर्मित किया गया था। राष्ट्रकूट वंश द्वारा एलिफेंटा की गुफाओं को निर्मित किया गया। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में धारापुरी गुफाएं है यहाँ पर। और एलिफेंटा गुफाओं का स्थानीय नाम आपसे पूछे कि धारापुरी गुफाएं। यहाँ 7 गुफाएं है। कितनी गुफाएं है? एलिफेंटा में कितनी गुफाएं हैं? तो 7 गुफाएं हैं। आदि में आपसे पूछूं एलिफेंटा के अलावा अजंता में कितनी गुफाएं थी? आप मुझे कमेंट में बताइए। मैंने अभी हाल आपको ऊपर बताया है कि अजंता की कितनी गुफाएं थी। ठीक है दोस्तों। अगला हम देखते हैं। अगला हमारा आता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल में स्थित है।
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे भी 1987 में शामिल किया गया। यह गंगा डेल्टा का हिस्सा है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 16वां जो है पट्टादकल के स्मारक समूह, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ये केवल आप नाम याद रख लेना तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। और इसे 1987 में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर से समर्पित है, जिसमें आता है आपका विरूपाक्ष मंदिर भी आता है। ठीक है, 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर को यह समर्पित है। पट्टादकल के स्मारक कहाँ पर है? कर्नाटक में। हमारा जो नेक्स्ट है कि चोल मंदिर कहाँ पर है? चोल मंदिर आपके तमिलनाडु में स्थित है और इसे कब शामिल किया गया था? तो 1987 में भी इसे शामिल किया गया था। चोल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो राजेंद्र चोल। किसके द्वारा? राजेंद्र चोल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। बृहदेश्वर, तंजावुर और एरातेश्वर मंदिर का संबंध किससे है? तो चोल मंदिर से। इसमें तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगाई कोटा चिलेश्वर मंदिर में बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम में एरातेश्वर मंदिर जैसे मंदिर शामिल है। ठीक है, वैसे मंदिर हम अलग से पढ़ेंगे दोस्तों, तो आप चिंता ना मत कीजिए, हम मंदिरों को स्पेशल अलग से पढ़ लेंगे। बस आप इतना याद रखिए कि चोल मंदिर कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। और कब शामिल किया गया यूनेस्को में? तो 1987 में। अगला हमारा जो नेक्स्ट आता है नंदा देवी, जिसे हम बोलते हैं फूलों की घाटी। क्या बोलते हैं इसे? फूलों की घाटी। कि कहाँ पर है? तो ये आपकी हो जाएगी कहाँ पर? उत्तराखंड में हो जाएगी। ठीक है, उत्तराखंड में हो जाएगी फूलों की घाटी। और इसे कब शामिल किया गया है? 1988 में इसे शामिल किया है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसे बायोस्फीयर यानी कि अरक आंध्र प्रदेश में, और नरोरा कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। साइलेंट वैली कहाँ पर है? तो केरल में हो जाएगा। पीन वैली कहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपके हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि नंदा देवी विलेज ऑफ रिजर्व पार्क कहाँ पर है? तो आप बता देंगे नंदा देवी कहाँ पर हो जाएगा? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपके हो जाए उत्तराखंड में। ठीक दोस्तों, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो आता है आपका सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको याद होना चाहिए। सांची स्तूप है आपके मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप का संबंध किससे है? सांची स्तूप का संबंध किससे है? तो यह पहले तो आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में यह स्थित है। और 1989 में भी सांची स्तूप को शामिल किया गया है। अशोक द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित है? अशोक द्वारा निर्मित। और अभी हाल मैंने आपको बताया था 50 रुपये के नोट पर किसकी, 50 रुपये के नोट पर किसकी छाप शामिल है? तो आप मैंने बेहाल आपको बताया था और मैंने आपको बोला भी था कि मैं नीचे पूछूंगा, तो आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएं कि 50 रुपये के नोट पर किसके अंकित यानी कि किसके चित्र अंकित है। ठीक है, अशोक द्वारा निर्मित क्या हो गया? 200 रुपये के नोट पर यह अंकित है। सांची का स्तूप, दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन हेनरी टेलर ने सांची स्तूप की 1818 में खोज की थी। ठीक है, जातक कथाओं का संबंध किससे हो जाता है? तो सांची के बौद्ध स्तूप से हो जाता है। हेनरी टेलर ने सांची बौद्ध स्तूप की खोज कब की? तो 1818 में की। ठीक, अगला आता है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। इसे कब शामिल किया गया? 1993 में इसे शामिल किया गया था। दिल्ली में यह स्थित है। यह राजधानी से पहला यूनेस्को स्थल था। ठीक है, अगला जो हमारा आता है वो आता है 21वां कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक स्थल। कुतुब मीनार एवं उसके स्मारक स्थल। कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। कब शामिल किया गया था इसे भी शामिल किया गया था। कब? तो 1993 में इसे शामिल किया गया था। ठीक, भारतीय पर्वतीय रेलवे। भारतीय पर्वतीय रेलवे में आपके 3 रेलवे आते हैं। यह विभिन्न राज्यों से संबंध रखते हैं। 1999 में इन्हें शामिल किया गया था। कौन कौन से रेलवे आते हैं? तो आपको याद रखना है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। कौन सा आता है? एक तो पहला दार्जिलिंग हिमालय रेलवे कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पूछा जाएगा दार्जिलिंग कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में। नीलगिरी कहाँ पर है? तो आपके
ब्लू माउंटेन के नाम से इसे हम जानते हैं, जो तमिलनाडु इधर स्थित है, नीलगिरी हिमालय। कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे, शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इन सबको यूनेस्को की धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। इन चीज़ों को आप याद रखिए। 3 रेलवे है जिनको, तीनों रेलवे के बारे में आपको दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कालका। ठीक दोस्तों, इस यूनेस्को के स्थल बताइए। अभी फ़िलहाल आप इनको याद रखिए, बाकी का जो भी होगा वो हम बाद में अगली क्लास में कर लेंगे। अगर आपको सभी धरोहर स्थल अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, लाइक भी ज़रूर करें, और सबसे बढ़िया बात है आप इसे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अगली क्लास हम ज़रूर लेकर आएंगे कल, और उसमें जो हमारे जितने भी यूनेस्को की साइट है उन सबको हम कर लेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।